जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को नेट जेआरएफ जो अभी उसका फॉर्म भरा रहा है, कल लास्ट डेट है। आप अगर नहीं फॉर्म भरें तो पहले नेट और जेआरएफ के फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि कल ज़्यादा क्राउड रहेगा। तो आप सुबह से ही उसमें ट्राई करें ताकि आपका फॉर्म फिल हो जाए। और जो किसका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, इसमें दो पेपर का एग्जाम होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन होता है। जितने भी बच्चे इस एग्जाम्स में एनटीए यूजीसी नेट में जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उनको फर्स्ट पेपर सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन होता है। उनको फर्स्ट पेपर मतलब देना ही देना है। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। और सेकंड पेपर जो उनके अपने सब्जेक्ट से हैं, मान लीजिए इसने हिस्ट्री से एमए किया है तो हिस्ट्री उनका अपना सब्जेक्ट हुआ। मान लीजिए कि अकाउंट्स से इसने अपना कॉमर्स एमकॉम किया है तो उसका अकाउंट्स अपना सब्जेक्ट हुआ, कॉमर्स अपना सब्जेक्ट हुआ। किसी ने ज्योग्राफी से किया तो ज्योग्राफी उसका अपना सब्जेक्ट हुआ। मतलब सेकंड सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट से होगा जिससे आपने एमए या पीजी की एग्जाम को पास किया है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो कॉमन होता है। कॉमन होता है तो उसमें फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं वो सारा मैं आपसे बात करूंगा। और साथ ही इसमें 10 चैप्टर में से एक चैप्टर जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ना है इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट आपके साथ मैं रखने जा रहा हूं। साथ ही इसके बाद मैं आपको पूरी वीडियो मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट है वो सारे आपके साथ रखूंगा। उसी तरह रिसर्च एप्टीट्यूड में जितने से मतलब कॉन्सेप्ट है वो सारे बताऊंगा। मतलब इसी तरह कई मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को धीरे धीरे मैं आपके तक पहुंचाऊंगा। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे पेपर 1 होता है, पेपर 1 का कैसा मतलब रूपरेखा होता है, उसके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। पेपर 2 के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 जैसा कि आपने देख रहा है कि पेपर 1 जो होता है और एक होता है पेपर 2। पेपर 2 आपके अपने स्ट्रीम से होता है, जो भी आप सब्जेक्ट से पास किए होंगे वो पेपर 2 होता है। ये दोनों को मिला करके करीबन 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन 2 नंबर को कैरी करता है, मतलब 300 नंबर का एग्जाम होता है। आपको कैटेगरी वाइज जैसे कि आप जिस तरह से भी फॉर्म भरे होंगे जनरल, ओबीसी और एसटी एससी, उसी कैटेगरी वाइज पेपर का भी कट ऑफ आता है। तो आप जिस कैटेगरी में होंगे उस कैटेगरी के अनुसार से आपको कट ऑफ भी लाना होगा। तो ये एक तरह से पेपर 1 जो होता है वो स्कोरिंग पेपर भी कह सकते हैं, अगर आपने अच्छा से समझ लिया, क्योंकि इसमें मात्र 10 कंटेंट ही समझना है। और ये 10 कंटेंट अगर बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए तो करीबन आपका इससे सारा नंबर एकदम समझिए कि आपका सिक्योर हो गया। अगर आप इस नंबर को सिक्योर कर लेते हैं तो अपना सब्जेक्ट में अगर थोड़ा कम भी जानकारी रखते हैं या थोड़ा लेंदी पेपर आता है तो आपको ये मदद करेगा, आपका मतलब लड़खड़ाने से आपको ये बचा लेगा। तो आपको कोशिश करना है कि पेपर 1 को बेहतर तरीके से कर लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। एक छोटी पतली सी मतलब बुक्स आती है केवीएस मदान जी का, जो कि पियर्सन पब्लिकेशन का है, उसमें भी बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। आप उसको भी बहुत अच्छा से अगर एक बार मतलब डीपली पढ़ ले तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए, पेपर 1 में आपका 10 कंटेंट्स होते हैं। 10 कंटेंट में एक है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है कंप्रीहेंशन, चौथा है कम्युनिकेशन, पांचवा है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड और आपका लॉजिकल रीजनिंग है आपका 6 में। यहाँ मैथमेटिकल रीजनिंग है, यहाँ लॉजिकल रीजनिंग है। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, और हायर एजुकेशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपके 10 कंटेंट्स हैं जिसके अंदर और भी बहुत कुछ चीजें पढ़नी है। एक मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करता हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब कि आपको शिक्षण या टीचिंग कैसे करेंगे, टीचिंग में आपको कौन कौन से टर्मोलॉजी है। आप सीधा सीधी पढ़ाना ही टीचिंग नहीं होता है, पढ़ाने के कई विधि हैं, उन सभी को टीचिंग के अंतर्गत रखा जाता है। अभी मैं आपको टीचिंग का एक छोटा सा एक चैप्टर को मैं खोल के दिखाता हूँ कि कितना चीज उसके अंतर्गत आता है। उसी तरह रिसर्च में भी चलेंगे तो उसमें भी दिखाएंगे कि कितना चीज उसके अंतर्गत आता है। टीचिंग कहना इसका मतलब नहीं कि खड़ा होकर के हमने पढ़ा दिया तो वही टीचिंग है। बहुत चीज उसमें पढ़ना है जो कि आपके पेपर के लिए रिलेवेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि शिक्षण अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है, उसमें
टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पे हमने 29 कंटेंट्स इसमें आपको पढ़ना है, जिसमें से कि 30वां में आपको मतलब 28 कंटेंट्स आपके साथ पढ़ना होगा। उसके पास साथ ही साथ उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको मैं बता दूंगा। कहता है एजुकेशन एंड टीचिंग। एजुकेशन क्या है और टीचिंग क्या है, इसके बारे में भी एक छोटा नोट्स आपको बताया जाएगा कि दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो मैं आपको इसमें पढ़ना होगा। लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का क्या लेवल है, उस लेवल को आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 लेवल होते हैं जो अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। सिलेबस और कैरिकुलम दोनों एक नहीं है, दोनों अंतर है। अब क्या अंतर है इसके बारे में मैं अगले क्लास में बताऊंगा। डायनामिक इन्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, टीचिंग का जो डायनामिक इन्वायरमेंट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। टीचिंग, इंस्ट्रक्शन और लर्निंग, ये 3 आपका अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में भी आपको जानना होगा। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है उसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है। एक है ब्लूम और एक है गाग्ने एंड ब्रिज के अनुसार इसमें 2 मतलब क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में आपको जानना है। टीचिंग प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में आपको जानना है। मैक्सिम ऑफ टीचिंग क्या है उसके बारे में जानना है। लर्नर्स किसको बोलते हैं, थिंकर्स किसको बोलते हैं, इसके बारे में जानना है। टीचिंग का क्या मेथड्स है उसके बारे में आपको जानना होगा। टीचिंग का कौन कौन से एड्स, कैसे टीचिंग की कौन कौन से सामग्री है, कैसे टीचिंग अगर हम करते हैं तो ये सामग्री है ना, उस तरह से टीचिंग के जो जो भी गुड्स हैं टीचिंग में जो यूज होते हैं उसके बारे में जानना है। एक्टिविटी एड्स कौन से हैं, कौन से ऐसे मतलब तरीके हैं जिससे टीचिंग को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, मतलब एक्टिविटी। और डाले कौन के एक्सपीरियंस क्या है उनके बारे में भी जानना होगा। मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मीनिंग आपको समझना होगा। इवैल्यूएशन के 2 मीनिंग अभी आप में देखे होंगे कि आप लोग को जब रिजल्ट आता होगा तो CBCS और CGPA के थ्रू दिखाया जाता है, तो वो क्या है उसके बारे में जानना है। इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट बिहेवियर कंट्रोल इन क्लासरूम, क्लासरूम में कैसे कंट्रोल करेंगे एक स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए किसी कोई स्टूडेंट हल्ला कर रहा है या किसी स्टूडेंट के द्वारा क्लास पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके क्या क्या टिप्स हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे या इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। एजुकेशनल अचीवमेंट, एजुकेशनल का क्या अचीवमेंट है। सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे आपको उसमें पढ़ने होंगे। स्वयं क्या है, जो कि आपके टीवी वगैरह में देखते होंगे, एक चैनल है, उसके बारे में आपको जानना है। सेल्फ एजुकेशन किसको बोलते हैं उसके बारे में जानना है। मूक क्या है उसके बारे में आपको जानना है। फिर बोलता है ट्रेडिशनल एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या है, जो कि पुरानी पद्धति के अनुसार से पढ़ाए जाते थे, और अभी मॉडर्न एजुकेशन क्या है उसके बारे में भी आपको बेहतर तरीके से जानना होगा, तभी आप पेपर के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। फिर कहता है एजुकेशन, एजुकेशन बेस्ड ऑन ICT, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब कह सकते हैं कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, कैसे टेक्नोलॉजी यूज करके एजुकेशन को और बेहतर बनाया गया है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन सभी कंटेंट्स के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, इनको डीपली जानते हैं, तो आप पक्का है कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएगा आप जरूर क्लियर कर लेंगे, आप जरूर सही ना सही टिक लगाएंगे। इतना ध्यान रखें कि टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। ऐसे कहा जाए कि ये 10 कंटेंट्स में हर एक से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मतलब और भी के तुलना में टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेशन, तो उसको मैं बहुत आसान तरीके से आपके सामने रखूंगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी है कि मैं आपको जो भी टॉपिक्स यहाँ दिख रहा है वो सारे एकदम आसान तरीके से आपके दिमाग में जरूर मैं डालूंगा। बस आपको मेरे साथ एक क्या है कि कोई भी क्लास को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको
कुछ भी कंटेंट्स फिर आगे समझ में नहीं आएगा। तो स्किप वाला सिस्टम थोड़ा कम कीजिएगा, ताकि क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल चीज है, उन टेक्निकल चीजों को समझना होगा, और समझने के लिए आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान देना होगा। प्लस है क्योंकि मैं जो क्लास आपके साथ रखता हूँ वो बहुत ही रिसर्च के साथ रखता हूँ, बहुत ही बेहतर तरीके से, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से मतलब मेहनत करके तभी मैंने मतलब पेपर्स को क्लियर किया है। अदरवाइज इतना आसान से पेपर अभी क्लियर तो नहीं हो सकते हैं। आपको इसके लिए थोड़ी एकाग्रता और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ताकि आपको कहीं भी अगर स्किप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इन सभी में जब बता रहे हैं तो इसमें भी से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आपको पहले पहचानना होगा कि कौन सा क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से है, कौन सा क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से है। मतलब बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कौन से चैप्टर से है। तो पहले जब तक आप कंटेंट्स को नहीं समझेंगे तो आपको पेपर क्लियर करने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताएंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक यहाँ मैंने लिखा है कि 10 ईयर क्वेश्चन बैंक ओनली प्रीवियस ईयर। आपको जब आप इस पेपर को देने जा रहे हैं तो आप 10 ईयर का कम से कम 10 साल पुराना आप पूरे क्वेश्चंस को ईमानदारी पूर्वक कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार आप हो सकता है, क्योंकि मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। आप आराम से उस बुक्स को खरीदिए, 300-400-500 रुपए में आ जाएंगे। आप पहले उस क्वेश्चंस को बार बार बनाने का कोशिश कीजिए। जब आप बार बार बनाएंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब किस तरह का क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ये समझ में आ जाएगा, तो आप जब बुक्स उठाएंगे तो आपका दिमाग उन्हीं चीजों पे क्लिक करेगा जिस तरह का क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। आपको इसमें थॉरली बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी करना है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए आपको यहाँ से मदद मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको 1 बार 2 बार जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठने लगेगा कि कौन सा लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा लाइन से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो आपको ये जरूर करना है, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2 दोनों में आपको करना है। ऐसा नहीं किसी एक में, दोनों में आपको बहुत ही डीपली तरीके से आपको इसको देखना है। इसमें ऐसा आजकल क्या ट्रेंड आ गया कि नेगेटिव क्वेश्चंस को ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नेगेटिव क्वेश्चंस को पूछेंगे तो जो आंसर है उसके बाद जो बच जाते हैं उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन दिया रहता है, जिससे आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा मतलब सीरियसली लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी कंटेंट से बड़ी आसानी से समझ में आएगा, और जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको मदद मिलेगा कि कहाँ पे क्या चीज पढ़ना चाहिए और कहाँ कौन सा चीज स्किप करना चाहिए। आज